औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम्स थिंकिंग और ये है वीक 3। अगर सिस्टम्स थिंकिंग को सुन के आपके ज़हन में आ रहा है कि सिस्टमैटिक थिंकिंग है तो गलत आ रहा है, क्योंकि सिस्टमैटिक थिंकिंग का मतलब ये होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप किसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं और आप एक टारगेट अचीव कर लेते हैं। जैसे स्टेप बाय स्टेप आप चलते हैं और आपका अगर कंप्यूटर ख़राब है तो आप मोबाइल से ट्यूटोरियल देख के कंप्यूटर फिक्स कर रहे होते हैं। ये है सिस्टमैटिक थिंकिंग। या ज़िंदगी में कोई भी अप्रोच है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप से लेके चलते हैं, ये सिस्टमैटिक थिंकिंग है। लेकिन सिस्टम थिंकिंग ये है कि आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को देखते हैं, हो क्या रहा है दुनिया में और इस पर्टिकुलर इवेंट का दुनिया की बाकी चीज़ों के साथ क्या ताल्लुक है और इसको कैसे असरअंदाज करेगा, आप इसको देखते हैं। अब सिस्टम्स थिंकिंग की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ये एक मेंटल मॉडल है और इस मेंटल मॉडल में देखा जाता है कि लूप होल्स क्या हैं और स्ट्रक्चर क्या है और पिवट पॉइंट या फिर लेवरेज पॉइंट क्या है और इसके अलावा फीडबैक लूप्स कौन से हैं, और इन सब लफ्ज़ों का मतलब क्या है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। अभी ये डेफिनेशन मैंने बता दी है, अब इसके जो मीनिंग है उनकी तरफ चलते हैं। फीडबैक लूप क्या होता है? फीडबैक लूप से पहले लूप समझते हैं क्या होता है। लूप बेसिकली एक सर्कल को कहते हैं, एक दायरे को कहते हैं। फीडबैक किसे कहते हैं? फीडबैक ये होता है कि आप एक इनपुट पुट करें और उसके बाद एक आउटपुट आए, ठीक है। और फीडबैक लूप क्या होता है कि जो इनपुट है वो आउटपुट को फीड कर रही हो। आप अगर एक सोल्यूशन प्रेजेंट कर रहे हैं, वो मसला क्रिएट कर रहा हो, ये है फीडबैक लूप। या आप एक सोल्यूशन प्रेजेंट कर रहे हो और वो सोल्यूशन आपके लिए मजीद आसानी पैदा कर रहा हो, ये है फीडबैक लूप। दरख्त फल पैदा करता है और फल के अंदर बीज होता है और वो बीज वापसी उसी जैसा एक दरख्त पैदा कर देता है, ये है फीडबैक लूप। और इसके बाद दूसरा पॉइंट था लेवरेज पॉइंट। तो जो लेवरेज पॉइंट होता है वो उन जगहों को कहते हैं, उन इवेंट्स को कहते हैं जिनको थोड़ा सा इफेक्ट करने से सिस्टम्स में तब्दीली आ सकती है। इसी एग्जांपल देखेंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इस डेफिनेशन के अंदर जिसका तस्करा होगा, आपने ये देखना है कि जो आप तब्दीली करने जा रहे हैं, जो इवेंट आप बर्पा करने जा रहे हैं, उस इवेंट का स्ट्रक्चर लेवल पे क्या असर होगा। यानी कि ये इवेंट एक सॉलिट्यूड में नहीं एग्जिस्ट कर रहा, ये कुछ चीज़ों को इफेक्ट करेगा और वो चीज़ें क्या होगी, आपने उन चीज़ों को मद्देनजर रखना है। तो ये जो मेंटल मॉडल है, ये जो मेंटल अप्रोच है सिस्टम्स थिंकिंग का, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आप जो आइसबर्ग होता है, आइसबर्ग समझते हैं ना, कहते हैं कि टिप ऑफ द आइसबर्ग, पानी इधर इधर है, ये आइसबर्ग नजर आ रहा है आपको, इसके नीचे 90% है, ऊपर सिर्फ 10% है, या फिर ऊपर 1% है, 99% नीचे है। तो इस सिस्टम थिंकिंग का मकसद ये है कि आप ना सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग की तरफ देखें, आप पूरे आइसबर्ग की तरफ देखें, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जो फेमस एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है वो है वायोमिंग के नेशनल पार्क की। वायोमिंग अमेरिका के अंदर एक जगह स्टेट है, उसका नेशनल पार्क था जिसको कहते हैं येलोस्टोन रिवर नेशनल पार्क। येलोस्टोन उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि वो वहाँ के रिवर का नाम है। तो उस पार्क के अंदर ये एग्जाम्पल कैसे फिट बैठती है? 1920 के अंदर शिकार कर करके, 1920 से पहले से शिकार हो रहा था और 1920 तक जो जितने भी वुल्फ थे ना वहाँ पे, उनको ख़त्म कर दिया था, ठीक है। नेशनल पार्क के अंदर, ये अमेरिका का पहला नेशनल पार्क था। जब वहाँ पर वुल्फ ख़त्म हुए, अब ये क्या था, इवेंट। अब इवेंट के बाद आप देखें उसका इफेक्ट कैसे होता है। अब उन्होंने सिस्टम थिंकिंग को नहीं अपनाया, उन्होंने बस कहा ठीक है जी, वुल्फ बुरे होते हैं, वुल्फ शिकार करते हैं, हमारी जो हमने नेचुरल ब्यूटी और जो हमने डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व करनी है उसको ख़राब कर रहे हैं, तो वुल्फ को मार देते हैं, मसला हल हो जाएगा। यह है नैरो थिंकिंग, टिप ऑफ द आइसबर्ग को देख के डिसीजंस लेना। अब उसका इफेक्ट क्या होगा? उसका इफेक्ट ये होगा कि क्योंकि भेड़िए अगरचे शिकारी हैं, शिकार करके खाते हैं, शिकार करने के अलावा वो एक डर बना के रखते हैं और जानवरों को अपनी अपनी जगह पर रखते हैं, वो एक नेचुरल बैलेंस बरकरार रखते हैं। अब भेड़ियों के जाने की वजह से, जो नेचुरल प्रेडेटर है उसके ख़त्म हो जाने की वजह से, इफ़ेक्ट ये हुआ कि वहाँ पर जो एल्क्स थे वो 5,000 से 20,000 तक पहुँच गए। पहले 5,000 थे, अब उनकी आबादी 20,000 हो गई। अब क्योंकि एल्क ज़्यादा हो गया तो खाएंगे भी ज़्यादा। अब जब वो खाएंगे ज़्यादा तो वो सारी घास खा जाएंगे, वो सारी घास खा गए। रिवर के जितने किनारों पर विलो उगी हुई थी, घास उगी हुई थी, वो उसको वो खा गए। और वो जो विलो थी
वो विलो किसी और की खुराक की थी, वो बीवर्स की खुराक थी। वो बीवर कौन होते हैं? बीवर छोटे से जानदार होते हैं जिनका काम ये होता है कि वो कुतर कुतर के बड़े दरख्त को गिरा देते हैं और एक वो हर्डल सी क्रिएट कर देते हैं रिवर्स के किनारों पर, वाटर बैंक्स के किनारों पर, और वहाँ पर वो अपना एक डैम बना लेते हैं। आपने मीम्स भी देखी होंगी। तो अब जब एल्क्स ज़्यादा हो गए, एल्क्स ने सारा घास खा लिया, बीवर्स कम हो गए। वुल्फ कम हुए, एल्क्स ज़्यादा हुए, बीवर्स कम हो गए। बीवर्स कम हुए, डैम नहीं बनेंगे। डैम नहीं बनेंगे तो रिवर जो पहले नैरो होता था अब वो खुल के फैलेगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। बीवर्स का फैलाया हुआ जो गंद होता था वो रिवर को टूट फूट का शिकार होने से, फैलने से रोकता था। अब क्या हुआ? अथॉरिटीज़ को नज़र आया कि यहाँ पे इकोसिस्टम में मसला क्रिएट हो गया। अब इस मसले को सॉल्व कैसे करना था? उन्होंने 1955 के करीब इंट्रोड्यूस कराया कुछ वुल्फ्स को। कुछ वुल्फ्स को इंट्रोड्यूस कराया, उनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी और इवेंचुअली जो इकोसिस्टम का बैलेंस था वो मेंटेन हो गया। अब सिस्टम थिंकिंग क्या थी जो इन्हें एक इवेंट बर्पा करने से पहले, इस तरह का हादसा करने से पहले सोचना चाहिए था। वो ये था कि ये वुल्फ्स का होना यहाँ पर एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर इनकी सारी एक्टिविटी है या इसका इकोसिस्टम के अंदर कोई रोल है, इन्होंने वो नहीं देखा। और इनका इकोसिस्टम के अंदर रोल उन्होंने समझा नहीं। इवेंचुअली जब उन्हें समझ आया 1955 में उन्होंने उन्हें ऐड बैक किया और इकोसिस्टम का जो बैलेंस था वो वापसी मेंटेन हो गया, अटेन हो गया। अब हम इस एग्जांपल को अपनी डेफिनेशन के साथ रिलेट करते हैं। हमारी डेफिनेशन में ये था कि सिस्टम थिंकिंग के अंदर हम फीडबैक लूप्स को देखेंगे कि जो हम अब फीडबैक लूप्स का तज़किरा आ गया, हम इस एग्जांपल के साथ रिलेट करेंगे। फीडबैक लूप यहाँ पे क्या है? हमने एक मसला हल करने के चक्कर में एक और मसला क्रिएट कर लिया। हमारे जो मसले का सोल्यूशन था, हमारा मसला क्या था? बायोडाइवर्सिटी को वुल्फ्स खराब कर रहे हैं, ठीक है। हमारे जो प्यारे जानवर हैं, एल्क्स वगैरह हैं, उनको वो खा रहे हैं, ठीक है, और बाकी चीज़ों को शिकार कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इन्हें ख़त्म करते हैं। ये था उनका एक सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू मसला सॉल्व करना। उस मसले सॉल्व करने ने क्या किया? मसले को मजीद बढ़ा दिया। उनका मकसद ये था कि पार्क को प्रिजर्व किया जाए, पार्क मजीद ख़राब हो गया। ये था फीडबैक लूप, ठीक है। उन्होंने स्ट्रक्चर को इग्नोर किया। और इसके अलावा तीसरी चीज़ क्या थी? पिवट पॉइंट या फिर लेवरेज पॉइंट। एग्जैक्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो लेवरेज पॉइंट है। लेवरेज पॉइंट कौन सा था यहाँ पे? 1955 था लेवरेज पॉइंट। जब, और लेवरेज पॉइंट होता क्या है? एक ऐसा इवेंट या एक ऐसी तब्दीली जिससे बड़े पैमाने पर तब्दीली आ सकती है, जिस पे थोड़ी सी एफर्ट पुट करने से चेंज आकर हो सकता है। वो जो उन्होंने 1955 में कुछ रूल्स इंट्रोड्यूस कराया था ना, एक पैक इंट्रोड्यूस कराया था, वो था पिवट पॉइंट, वो था लेवरेज पॉइंट, जिधर से चीज़ें तब्दील हो गई। थोड़ी सी एफर्ट पुट करने से पूरा इकोसिस्टम बरकरार हो गया, बैलेंस हो गया। ये थी हमारी एक इंटरनेशनल एग्जांपल और हमारा आज का टॉपिक। लेकिन आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि हम वो काम ना करें जो हम करने के लिए यहाँ पे हैं। पाकिस्तान कन्वर्जेंस। अब पाकिस्तान की तरफ आते हैं। जेल रोड हो गया, माल रोड हो गया लाहौर के अंदर। ये जो रोड्स हैं ये बड़े कंजेस्टेड रोड। अब यहाँ पर ट्रैफिक इकट्ठी होती है, आज से नहीं होती, हमेशा से होती है ये। तो 2020 के अंदर 2002 के अंदर या 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर माजरत, मुशर्रफ साहब को ये ख्याल आया कि क्यों ना इस मसले को हल ही कर दिया जाए, एक ही मरतबा ठंड डाल दी जाए। तो उन्होंने क्या किया? इस मसले को हल करने के लिए उन्होंने कहा कि क्योंकि ये कंजेस्टेड एरियाज हैं, यहाँ पर ट्रैफिक इकट्ठी होती है, अगर हम ट्रैफिक लाइट्स को हटा दें, ये उनकी थिंकिंग थी। अब इवेंट हो रहा है, ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स को हटा दें तो क्या होगा? यू टर्न ऐड करते हैं। यू टर्न लोगों को ट्रैफिक लाइट की तरह ज़्यादा देर नहीं रोकेंगे और इवेंचुअली ट्रैफिक चलती रहेगी, उसमें लोग रुकते नहीं हैं और चलते रहते हैं, यानी कि एक लंबा रास्ता क्रिएट कर दिया जाता है। तो इवेंचुअली हमारा ये मसला सोल्व हो जाएगा। बट वो मसला, वो जो सोल्यूशन था, वो यूँ कह लें कि उन्होंने सिस्टम थिंकिंग को अडॉप्ट नहीं किया और उन्होंने ये नहीं देखा कि ये और कितनी चीज़ों को इफेक्ट करेगा और इस स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ पे इस इवेंट का इफेक्ट होगा, उन्होंने नहीं देखा, या उन्होंने देखा या इग्नोर किया, खुदा जाने क्या हुआ। इवेंचुअली उसका नुकसान ये हुआ कि 2020 के अंदर कंडीशन वापसी वैसे हो गई, वापसी वैसे जैसे थी, उतनी ही कंजेस्टेड रोड आना शुरू हो गया। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप इस चीज़ को काउंट करना भूल गए कि ये जो आपने टेम्परेरी सोल्यूशन दिया या उनकी नज़र में एक परमानेंट सोल्यूशन था, बड़ा मॉडर्न सोल्यूशन था उनकी नज़र में, ये एक आउटडेटेड सोल्यूशन हो जाएगा जैसे ही थोड़ी सी आबादी बढ़ेगी। वही हुआ। और इवेंचुअली उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि मल्टीपल पॉइंट्स पर
डिफरेंट टाइम फ्रेम को और डिफरेंट गैप्स को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर सिग्नल लगाया जाए और लोगों को रोका जाए, ताकि कुछ लोग पहले निकल जाएँ और कुछ लोग बाकी बैच में, दूसरे बैच में निकले, तीसरे बैच में निकले। इस तरह से यानी कि ट्रैफ़िक को मुख्तलिफ पोर्ट्स पे मुख्तलिफ गैप्स में रोका जाए। ये था सॉल्यूशन। और इसके अलावा एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। अब यहाँ पे लेवरेज पॉइंट कौन सा था? लेवरेज पॉइंट ये था कि उन्होंने गैप्स के साथ इंट्रोड्यूस कराए सिग्नल पॉइंट, ताकि लोगों को मुख्तलिफ वक्फ़ों पे रोका जा सके। एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। लोगों का सोचना ये होता है कि अगर रोड्स तंग हैं और उनको अगर खुला कर दिया जाए, खुला कर देने के बाद ट्रैफ़िक स्मूथली गुज़रेगी। ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, लेकिन आप काफ़ी सारे फैक्टर्स को अपनी नज़र में नहीं रख रहे, और उन फैक्टर्स में से एक फैक्टर ये है कि जो ट्रैफ़िक उन रोड्स पर नहीं आ रही थी, उनके तंग होने की वजह से, कंजेस्टेड होने की वजह से, वो अल्टरनेट रूट अडॉप्ट कर रही थी। अब वो अल्टरनेट रूट अडॉप्ट नहीं करेंगी, अब वो वही रूट अडॉप्ट करेंगी। तो अब क्या होगा? पब्लिक और कन्वर्ज होगी, और उसी तरह वो जो रोड्स हैं, खुले रोड, वो दोबारा चौक पॉइंट्स बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास गैप्स के साथ वहाँ पे सिग्नल्स मौजूद नहीं हैं। सो आपने प्रॉब्लम को इस तरह से देखना होता है कि इस सॉल्यूशन को, जिसको हम इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, क्या ये खुद ही तो प्रॉब्लम नहीं बन जाएगा बाद में, और ये सॉल्यूशन इस सिस्टम के किस किस हिस्से के साथ जुड़ा हुआ है। इन चीज़ों को आप देखेंगे तो आप सिस्टम थिंकिंग को अडॉप्ट कर रहे होंगे, आप आइसबर्ग मॉडल को अडॉप्ट कर रहे होंगे। यानी कि आप टिप ऑफ द आइसबर्ग को नहीं देख रहे, आप पूरे आइसबर्ग को देख रहे हैं। आप सिर्फ इवेंट को नहीं देख रहे, आप इवेंट को सिस्टम्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कहीं ये जो सोल्यूशन, जो टेम्प्रेरी सोल्यूशन है, ये कहीं एक ऐसा लूप होल तो नहीं क्रिएट कर देगा, फीडबैक लूप तो नहीं क्रिएट कर देगा कि कहीं ये सोल्यूशन ही प्रॉब्लम बन जाए, कि मतलब रोड वाइड किए, रोड वाइड करना ही प्रॉब्लम बन गया, क्योंकि जो लोग उस रोड पर नहीं आ रहे थे वो भी आना शुरू हो गए, रोड कंजेस्टेड हो गया, आपका खर्चा भी हो गया और प्रॉब्लम भी सोल्व नहीं हुई। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, और इसी तरह ये जितने भी टॉपिक्स होंगे इस तरह रिकॉर्ड होंगे। और प्लीज़ डू यू होमवर्क, प्लीज़ सबमिट दैट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।